नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। प्यासे होठों से जब कोई झील न बोली बाबूजी, हमने अपने ही आंसू से आंख भिगो ली बाबूजी। राजस्थान, जब पानी की बात आती है तो राजस्थान की आंखों में आंसू ये आम बात है। सदियों से राजस्थान पानी के लिए तरसता रहा है। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। और राजस्थान की महिलाओं ने जिस तरह से पानी की बचाने की तकनीकी और प्रबंधन की तकनीकी को ईजाद किया है वो तो दुनिया में मिसाल है। राजस्थान में आज पानी का प्रबंधन एक महिला नेता के हाथ में है। इस राजस्थान को बड़ी आशाएं है कि इस बार पानी का प्रबंधन काफ़ी अच्छा होगा। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं राजस्थान की जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वर जी। किरण जी, हर बार राजस्थान में जब भी गर्मी आती है तो जल युद्ध सा छिड़ जाता है। इस बार क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो पूरी तरीके से हम लोगों ने की है, लेकिन पानी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो स्कैसिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पानी की। जो हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हम ग्राउंड वाटर जो कहते हैं, वो ग्राउंड वाटर पानी दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, बहुत नीचे चला गया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर पानी तो बड़ी समस्या है ही राजस्थान में। अब इस समस्या को निदान पाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री के अंदर इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा दें, ये तो प्रकृति का है, देन है। अब उस प्रकृति के देन में जो अवेलेबल पानी है हमारे पास, उस अवेलेबल पानी को हम बराबर से पहुंचा दें, जहां हमारी थोड़ी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए। तो क्या कोई विशेष व्यवस्थाएं की हैं इस पानी को बचाने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एक तो इलीगल कनेक्शंस जो थे उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है, और इलीगल कनेक्शंस हम लोगों ने कटवाने का एक बड़ा अभियान चला रखा है। जो इलीगल कनेक्शंस पानी के कहीं अंतर्राज्यीय भी हुए, जैसे कोटपुतली का मैटर हमारे सामने आया, जहाँ पे कोटपुतली के इस गांव से जो सीमा पर था हरियाणा के, और वहाँ से हरियाणा जा रहा था, तो वह पानी को हम लोगों ने रोकने के लिए वो ट्यूबवेल्स जो थे, वो ट्यूबवेल से सारा पानी वहाँ पे ड्रॉ हो रहा था। पानी चोरी बड़ी समस्या, पानी चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस पानी की चोरी को कैसे हम रोक सकें, एक ये इशू है। वाटर लीकेजेस जो है, जैसे पाइपलाइन टूट रही है, उसकी रिपेयर नहीं हुई है, या पानी की पाइपलाइन इस तरीके की हो गई है कि अब उसमें जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ता है वो पाइपलाइन फूट जाती है, पुरानी हो गई है। तो उनको हम लोग चेंज करने के लिए बहुत बड़े अभियान के रूप में नहीं, लेकिन जहाँ बहुत सीवियर है, जहाँ बहुत क्रिटिकल है, बार बार पाइपलाइन टूट रही है, तो ऐसी पाइपलाइंस को चेंज करना। जी, ये बात सही है कि जो पानी की चोरी जो करने वाले हैं वो तो बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं। छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। अच्छा, लेकिन पानी को गंदा करने वाले, प्रदूषित करने वाले बड़े भारी भारी लोग हैं। ये बात भी सही है। पूरे पीने के पानी को जिस तरह से बेतहाशा प्रदूषित किया है इन बड़े बड़े लोगों ने, पीने के पानी को जहर बना दिया इन लोगों ने, इनके खिलाफ भी कुछ सोचा है आपने? ये बहुत सही कहा आपने कि जो पानी जो अवेलेबल है, मैंने आपको कहा कि इतना कम है, 1.1% है पूरे राजस्थान में। जो पूरे देश भर का सिनेरियो अगर देखते हैं तो मात्र 1.1%। यूडीएच डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कर दिया कि शहर का जितना भी गंदा पानी नाले का, उसको फिर से रीयूज़ किया जाए। मे बी ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं वो यूज़ हो, लेकिन और दूसरे जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए पानी चाहिए, प्लांटेशन के लिए पानी चाहिए, तो वो जहाँ नॉन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके पर्पज़ के लिए। आज जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को 10 साल की सजा होगी, तो क्या पानी के प्रदूषित करने वालों को इस तरह के कठोर कारावास की 10 साल की सजा या आजीवन कारावास, ऐसे कानून नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पानी की जो कॉस्ट है वो इतनी कम है। आज अगर पानी का बिल जो आता है वो इतना कम है, वो फ्लैट रेट 50-60 रुपए, तो अब हम 100 रुपए का जो खर्च करते हैं उसमें मात्र 17 रुपए हमको वापस मिलते हैं। यानी 83% सब्सिडी है। 83% सब्सिडी है। तो इसलिए भी लोगों को पानी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि पानी, जहाँ पानी नहीं होता है, जहाँ औरतें 1-2 किलोमीटर दूर जाकर घड़े का पानी लेकर आती, तो वो एक घड़ा पानी उसके लिए बहुत अमूल्य होता है। यहाँ तो शहरों में तो टॉयलेट में भी पेयजल यूज हो रहा है। चमत्कार को नमस्कार, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन वो कहते इसीलिए हैं कि अगर हम कुछ ना कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको जो सुविधाएं देनी है, उस सुविधाओं के लिए खर्चा भी होगा। तो वो खर्चा हम लोगों को देना है। ये भी एक पब्लिक का मूड बनना चाहिए कि अगर हमें सुविधा चाहिए, अगर हमें ये चाहिए, तो हमें इसके लिए पे करना है। कीमत अदा करता है तो उसका महत्व भी उसे पता चलता है। और अगर उसके ऊपर किसी तरीके का टैक्स लेवी होता है, अगर जो मिसयूज कर रहा है उसको किसी तरीके
तरीके का दंड अगर उसके ऊपर होता तो है भी रुकेगा। तो भी वो रुकेगा। हम लोग बहुत सी बार देखते हैं, गाड़ियां धुल रही है, आंगन धुल रहे हैं, प्लांटेशन के अंदर मतलब लॉन के अंदर पानी जितना चाहिए उससे कई गुना पानी, लॉन पूरा भर चुका है पानी से, लेकिन उसको बंद नहीं कर रहे हैं। कितने सार्वजनिक टूटियां हैं, नल है जहाँ पर पानी टप टप गिरता ही रहता है, क्या वो ऐसा कभी ठीक नहीं कहीं होता। लगता नहीं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद काफ़ी लोगों ने, 3 लाख के लगभग लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, ऐसे ही क्या यहाँ राजस्थान में बड़े लोग, मजबूत लोग पानी सब्सिडी भी छोड़ दें, कम से कम वो जो सब्सिडी है वो गरीबों के काम आए? बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर ऐसा कोई करे तो उससे और अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि पानी जो है वो एक प्रकृति का प्रसाद है, उसको हमें संजोए रखना है। और जो आबादी है हमारी, उस आबादी के अंदर उस पानी की पूर्ति करना, ये वास्तव में एक बहुत कठिन काम हो गया है। और उसको हम लोगों को प्रकृति के साथ ही मेल जोल रख के करना होगा। तो हमारी प्रकृति के अंदर जो पानी हमें बारिश से मिलता है उसको भी हम कंजर्व कर लें, उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हम लोग, जैसे गवर्नमेंट ने तो कानून बनाया, सरकार ने ये कानून बनाया कि आप अगर आपकी मकान की परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, तो ही आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन आप वो परमिशन लेने के लिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता देते हैं, जब आपका मन घर बन जाता है तो घर बनने के बाद में देखते नहीं कि वो कितना एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जरूरी है। किरण जी, आप तो क्योंकि हमने अपनी दादी नानी को देखा है ना, दूर से पानी मैं लाते वही हुए। कहने वाला था, आप तो महिला हैं और महिलाओं के दर्द को समझती हैं, क्योंकि पानी को लेकर जितनी जद्दोजहद महिलाओं को करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे घर के पानी की व्यवस्था करने में उनकी पूरे जो दिन निकल जाता है गाँवों में, तो उसको आपने करीबी से देखता है। तो क्या लगता नहीं है कि महिलाओं की एक सबसे बड़ी समस्या पानी है? और आप क्योंकि मंत्री हैं तो अब कुछ ना कुछ कठोर ऐसा कानून आना चाहिए कि जिस तरह से पानी के प्रदूषित करने और पानी के मिसयूज़ को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कठोर होना चाहिए। बिल्कुल कठोर कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा। और ये जो पानी है वो पानी के लिए जैसे महिलाएं हैं, वो महिलाएं बहुत संवेदनशील है इस विषय में, लेकिन कहाँ होता है इसका दुरुपयोग? जब रिसॉर्ट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट जो है वो उस पानी के अंदर वो डाल देते हैं, या कहीं पे ज़मीन में जाता है तो वो पानी के अंदर मिलता है, तो हमारे पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिससे कि जब हैंडपम्प्स, तो ये सारी चीज़ें जहाँ इंडस्ट्रीज़ और इनके ऊपर हमें किसी ना किसी तरीके का कोई नियम कानून बनाना, वो हम लोग सोच रहे हैं इसके अंदर, ताकि उससे ये जो प्रदूषण पानी का जो फैल रहा है उसको हम रोकें, ताकि जो अवेलेबल पानी है वो उसकी शुद्धता बनाए रख सके। एक और बचपन में सुनते थे कि नानी दादी कहती थी कि पानी बहाओगे तो कर्ज चढ़ जाएगा। जो राजस्थान पे भी जो पानी जो इतना ख़राब किया, जो कर्ज चढ़ने के पीछे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने पानी को अनाधुंध जिस तरह से बहा दिया, जिस तरह से ख़राब कर दिया, आज हमारे यहाँ स्केर्सिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या लगता नहीं है कि इस माहौल को अब चेंज करने के समय आ गया है? मैं यही कह रही हूँ कि इस माहौल को बदलने के लिए यही होगा कि हम अपने आप से अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो डिपार्टमेंट चलाता है समय समय पर, गाँव के अंदर हम लोग चलाते हैं, हमारी विलेज लेवल कमिटीज़ बनी हुई है जो जागरूकता समिति के रूप में होती है, जो गाँव वालों को अवेयर करती है कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। हम जगह जगह होर्डिंग्स लगाते हैं, हम टीवी चैनल्स के ऊपर स्ट्रिप चलाते हैं, हम न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, लेकिन फिर भी असर नहीं होता। ये असर तभी होगा जब आप अपने दादा नानी के समय का समय देखोगे। आप अगर मैं विजुअलाइज करूं कि आज मुझे इतना पानी उपलब्ध हो रहा है कि मैं 2 बाल्टी पानी से नहा सकती हूं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मेरी नानी या मेरी दादी को कितने दूर से पानी, घर में पानी का नल का कनेक्शन नहीं था और दूर से पानी लाना पड़ता था, कुएं से पानी खींच के लाते थे, तब वो किस तरीके से पानी की जरूरत होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो दादी नानी का समय है वो वापस आने वाले समय में मेरे बच्चों के लिए या मेरे पोते नाती के लिए हो जाए, वो स्थिति न बन जाए। उसके लिए मुझे आज ही उस पानी को बचाना होगा। किरण जी, इसी में एक और बड़ी बात आती है, राजस्थान में वैसे ही नदी नाले नहीं है, लेकिन नदी नाले के जो कैचमेंट एरिया है, नदी नाले का जो बहाव क्षेत्र है, उन पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए, उन पर भी स्ट्रक्चर खड़े हो गए, उन रास्तों को भी बंद कर दिया है। आखिर में ये भी एक बड़ी समस्या है, सरकार इसको लेकर काफ़ी सक्रिय भी नहीं नजर आती। कहा जाता है कि जहाँ नदी नाले बहाव क्षेत्र है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये कहने के लिए बड़ा सही है कि ये सही है बात, ऑर्डर्स भी निकले हुए हैं, लेकिन जो टाउन प्लानर्स हैं जब वो नक्शे पास करते हैं तब वो उन बहाव क्षेत्र के अंदर कई नक्शे पास हो जाते हैं। जब एक प्रभावशाली का होता है तो उसके साथ दूसरा आ जाता है, फिर कॉलोनियाँ बन जाती हैं इन बहाव क्षेत्र के अंदर। अब वो जो कॉलोनीज जब बन जाती है, उनकी परमिशन देने वाले भी हम ही लोग हैं जो देते हैं, लेकिन वो लायबल इसलिए नहीं होते हैं
हैं कि वो जब ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर एक्टिविस्ट या कोई ने अगर आवाज़ उठाई किसी ने तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अनलेस एंड अनटिल अकाउंटेबिलिटी हो, अनलेस एंड अनटिल वो उन लोगों के ऊपर बाध्यता ना हो, आप मंत्री हैं किरण जी, ये सारी और मजबूत मंत्री माना जाता है, आप मजबूत मंत्री हैं, क्योंकि ये सब पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि कहीं ना कहीं ऐसे कानून आए, आप राज्य सरकार को इस मामले में, मुख्यमंत्री को इस मना सकती हैं कि ऐसे कानून आए, कम से कम नदी नाले और तालाबों पे कब्जे नहीं हो। ये तो ऑलरेडी कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। हम लोग जब अपना प्लॉट खरीदते हैं, मकान लेते हैं, तो हमारे जीवन भर की कमाई जो रहती है वो किसी एक व्यक्ति, अगर एक फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर घर एक जीवन में बना लेती है उसकी लाइफ में, तो एक उसके लिए बहुत बड़ा, तो वो प्लॉट लेता है तो वो सोचता है कि मुझे सस्ता प्लॉट मिल जाए, और सस्ता प्लॉट जब मिल जाता है तो वो कॉलोनाइजर्स उसको काट देते हैं प्लॉट्स को और बिक जाते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें गलती वो प्लॉट खरीदने वाले की नहीं है, गलती बेचने वाले की है। गलती मैं मानती हूँ उन इंस्टीट्यूशंस की है जो परमिशंस देती है उनके मकानों की, कि यहाँ पर हम लैंड कन्वर्जन्स करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक विशेष सर्कल बन गया है जिस सर्कल के अंदर इन चीज़ों के अंदर नज़रअंदाज की जाती है कि हम नदी नालों के ऊपर, लेकिन ये हमारी मूल ज़रूरत है। अगर हमने पानी की आवक को रोक दिया, अगर कैचमेंट एरियाज़ के अंदर पानी आना बंद हो गया, वहाँ से ही अगर हर्डल्स आ गए, तो फिर वो कैचमेंट एरिया के अंदर पानी नहीं आ पाएगा जितनी ज़रूरत। द्रव्यवती नदी हमारी शाह नाला बन जाती है। बिल्कुल। किरण जी, मुझे अटल जी की एक कविता याद आ रही है। झुलसा ता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी बढ़ते सावन का अंतर्घट बीत गया, 1 बरस बीत गया। हालांकि इस सरकार को 1.5 बरस बीत गया। किरण जी, इस 1.5 बरस में सरकार क्या कर पाई है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी जी। किरण जी, बात हो रही थी कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में बहुत आशाएं थी, 164 लोगों को जिताया था ऐसा कि वसुंधरा जी आएंगी और बीजेपी की सरकार आएगी और सारा सब कुछ काया पलट हो जाएगा। 1.5 साल हो गए। देखिए, बाट जो रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा जो बाट जो रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि सरकार जब आती है, चेंज होती है ना सरकार, तो एकदम से हर चीज़ तुरंत लाइनअप नहीं हो पाती है। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उस कांग्रेस गवर्नमेंट में आपने भी देखा कि 5 इयर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई उपलब्धि उनकी नहीं रही, सिवाय इसके कि उन्होंने फ्री में सारी चीज़ें बांटी। और ये जो फ्री में चीज़ें बांटी है वो एक सबसे बड़ा हर्डल डेवलपमेंट के ऊपर हो गया। जब सरकार बीजेपी की आई तो उस समय बिल्कुल खजाना खाली, और सारी सब कुछ, अगर हम कोई योजना भी बनाएंगे तो उसी बेस के ऊपर बनाएंगे, पैसे ही नहीं है बिल्कुल। एक तो होता है ना कि झाड़ू लगा के सफाई करो, और एक होता है खरोच खरोच के सफाई करो। तो वो खरोच खरोच के सफाई करी कांग्रेस ने, और उसका नतीजा ये है कि हम लोगों को अब गाड़ी को पटरी पर लाने में अभी हम लोगों को समय लगा, लेकिन अब मैं एश्योर हूँ कि ये जो 1 साल 1.25 साल का जो समय निकला वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत कठिन समय था। और वो कठिन इस समय था कि हम लोगों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोग चाहते हैं कि हम काम करके बताएं। बीजेपी के कार्यकर्ता और एमएलए भी अधीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होना उनका स्वाभाविक है, और हम भी चाहते हैं कि हम रिजल्ट दें। और ये जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अंदर एक तो हो गया फाइनेंस वाला पार्ट, और दूसरी परिस्थिति ऐसी हुई कि पूरे साल इलेक्शन पे इलेक्शन, तो ये सारी चीज़ों के अंदर थोड़े उलझे रहे, और प्लस फाइनेंस। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15-16 का जो बजट है वो इतना अच्छा बजट उन्होंने रखा है। किरण जी, आपने बजट तो अच्छा रख दिया, योजनाएं भी अच्छी बना रही, लेकिन मशीनरी वही है। मशीनरी तो उसी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। आज आपका कार्यकर्ता भी चिल्ला रहा है, आम गांव का आदमी भी चिल्ला रहा है, आम आदमी भी चिल्ला रहा है कि अधिकारी वही है, सुनता नहीं है। हर तरफ से यही आवाज़ है। 1.5 साल में आप प्रशासन को तो चुस्त कर सकते थे, बदल सकते थे। प्रशासन तो वही रहने वाला है, उसको बदल के कहाँ जाएंगे? पाली का कलेक्टर उदयपुर आ जाएगा, या उदयपुर पाली की समस्या जयपुर आ जाएगी। लेकिन रहना यहाँ के यही है, इसलिए जो काम करने का एटीट्यूड होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक सवाल है कि कोई सुनता नहीं है, तो उसमें मंत्री सुनेंगे तो अपने आप ही नीचे के अधिकारियों को सुनना है, और मंत्री सुनेंगे, इस बात का एश्योरेंस ये है कि खुद सीएम साहब अपने आप में उन्होंने ये कहा है कि मंडे टू थर्सडे ऑल मिनिस्टर्स जयपुर में रहेंगे,
उसके अलावा उनके घरों पे भी सुनवाई होगी, सेक्रेटरीट में बैठेंगे, बीजेपी ऑफिस में बैठेंगे। मंत्रियों को कई बार कह देते हैं कि एसीएस मानता ही नहीं है, कहता है कि कौन मंत्री। नहीं, अगर ऐसा कोई कहता है तो उसी समय उसका तुरंत उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको, एसीएस को हटा देंगे? हटाना ही चाहिए अगर कोई ऐसी भाषा कहता है, क्योंकि यही मंत्री किरण जी यही प्रॉब्लम हो रही है, कईयों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मंत्री तो वो बन गए क्योंकि मंत्री बनने की इच्छा थी, और क्योंकि राजनीति में आए हैं तो मंत्री बनना एक महत्वाकांक्षा, एक आकांक्षा रहती है, लेकिन जब काम नहीं होते तो बड़े परेशान हैं मंत्री। नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कोई मंत्री परेशान है, काम सबके हो रहे हैं, मंत्री काम करवा रहे हैं। वसुंधरा जी पिछली बार जब आई थी तो एक लगाम में सारी प्रशासन दौड़ता था, इस बार कहीं ना कहीं उस लगाम में कहीं ना कहीं ढिलाई है, और उसके कारण ये जो अधिकारी हैं ये मंत्रियों को चक्करघिन्नी करा रहे हैं। पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2003 से 2008 में बनी थी वसुंधरा जी, तो उस समय इतनी पोजीशन खराब नहीं थी राजस्थान की। जी। और आज के समय में जो है वो राजस्थान बहुत वर्स्ट स्थिति में आ गया फाइनेंशियली। उसके अलावा जो एक काम करने का एटीट्यूड गवर्नमेंट के अंदर जो अधिकारियों का होना चाहिए, उस एटीट्यूड में भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कमी आई है ना। तो ये जो कमी आई, ज़्यादा रूड नहीं हुए उनमें, बस काम सब लोग टाइम पास करना चाहते हैं जी। पर निकम्मे और काम नहीं करने वाले अधिकारियों की फौज के साथ कैसे आप अपने जो वादे पूरे कर पाएंगे? हम उन्हीं अधिकारियों के साथ हमारे वादे पूरे करेंगे और उनको काम करने का जो उनका एटीट्यूड है वो एटीट्यूड बनवाएंगे, उनको आदत डलवाएंगे कि उन्हें काम करना है। अगर सीएम पूरे समय पूरा अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकती हैं, अपने यहाँ पर इतना समय दे सकती है, तो मंत्री भी दे रहे हैं। जब मंत्री दे सकते हैं तो उनके अधिकारियों को भी देना ही है। वसुंधरा जी ने कहा सभी अधिकारियों को, कलेक्टरों को, कि अपने महीने में 2-3 दिन तो अपने गांव में बिताएं। एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं निकला जो गांव में जाते हैं गांव जाते में। हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक भी नहीं, उसका आपने देखा है कि आकलन निकले थे कि 4-5 कलेक्टर्स ऐसे निकले जो लोग नहीं गए, जो नहीं गए, ऐसे 4-5 ही कलेक्टर। तो एक भी नहीं रुका, एक ही रुके नहीं है, वो एक अलग इशू हो सकता है। बाकी जाना शुरू हुआ, आप ये सोचो कि 100% आपको कोई आपने निकाला तो उसको 100% धीरे धीरे आएगा। आज उनका ये मानस बना कि उन्हें गांव पंचायत में जाकर बैठना है, रात्रि चौपालें शुरू हो गई है। हमने जो सीएम साहब ने संकल्प, ये अपनी जो जनता दरबार जो उन्होंने लगाया था संभागों में जाकर, और उसका आ गया, फॉलोअप्स आ रहे हैं, बराबर उनके फीडबैक्स ले रहे हैं। इतने शिकायतें आई थी, उसमें से इतनी खत्म हुई, इतनी बाकी है, तो बराबर सबके ऊपर डंडा चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है। जो प्रभारी मंत्री है वो प्रभारी मंत्री, आपका तो डंडा चल रहा है, नजर आ रहा है, इसलिए पानी की किल्लत भी कम आ रही है। लेकिन बाकी मंत्री अपने, या तो उनको सीएम ने डंडा दिया नहीं है, क्या है? सबको डंडा दे रखा है। जब मंत्रालय दिया है सबको, तो उस मंत्रालय को अच्छे से अच्छा बनाना, अच्छे से अच्छा काम उनके मंत्रालय का करना, इसकी पूरी लिबर्टी उनको दी है। सीएम साहब का खुद पूरा बैक है, सीएम साहब खुद पूरा रिव्यू करते हैं। और अब तो उन्होंने ये तय किया है कि हर हफ्ते हमारी कैबिनेट मीटिंग्स होगी, उसके अलावा हर हफ्ते 4-4 विभागों का रिव्यू मीटिंग्स होगी। मुख्यमंत्री सहित आप सब लोग काफ़ी जोर शोर से रिसर्जेंट राजस्थान के लिए लगे हुए हैं, लेकिन क्या लगता नहीं है कि जो फसल खराबा के बाद, ओला पड़ने के बाद जो राजस्थान में किसानों की मौत हुई है, उसके बाद यहाँ का माहौल सारा ख़त्म हो गया, और राजस्थान को लेके एक कंसेप्ट ये बन गया, बाहर भी एक ऐसा मानसिकता बन गई कि राजस्थान में तो अभी बहुत कुछ कम है, पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे तो दिक्कत आएगी। जो आपने कहा कि जो किसानों के जो फसल ओलावृष्टि की वजह से जो नष्ट हुई है, उसमें बल्कि आपको तो ये चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि एक तो कांग्रेस गवर्नमेंट का मैनेजमेंट था उस समय कभी, और एक बीजेपी का अभी वसुंधरा जी का जो मैनेजमेंट रहा, वो इतना सुपर्ब मैनेजमेंट रहा कि उन्होंने कितनी संवेदनशीलता बताई कि हमारी विधानसभा का सत्र, जो बजट सत्र, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सत्र होता है, उसको 2 दिन के लिए स्थगित किया। स्थगित करके सबको भेजा कि आप लोग जाइए, गिरदावरी को प्रॉपर हो जाए, उसके बारे में हम सब एमएलएज ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर चिंता करी कि प्रॉपर गिरदावरी हो जाए। अभी अगर कहीं शिकायत आ रही है कि हमारी गिरदावरी प्रॉपर नहीं हुई है, ऐसी कहीं छुटपुट शिकायतें भी आ रही है, तो उसको फिर से रीसर्वे में डाला कि उसे फिर से रीसर्वे किया जाए। जो मुआवजा मिलता था, वो जो फसल के खराबे पे 50% से अधिक अगर फसल खराबे हुई तो ही उसको मिलता था, अब 33% पर हम लोग लेकर आए, तो उसका संशोधन किया। हज़ारों रुपए के खराबे के बाद 750 का एक चेक आ जाता है उसके मुआवजे के लिए, तो एक बहुत बुरा नहीं लगता?
एक सहयोग राशि हम दे सकते हैं, बिकॉज किसान ने जो मेहनत करी है, जो पसीना बहाया, उसके लिए हमारे पास कोई टर्म मुआवजा नहीं है कि हम उसका दे सकते हैं। जिस तरीके से वो उसने आशाएं बांधी और जो उसने सपने देखे कि ये फसल मैं बेचूंगा और उसके बाद मैं ये मेरे सपने पूरा करूंगा, उसका हमारे पास में कोई टर्म्स नहीं है कि उसके लिए हम उसका कहीं मुआवजा के किसी तरीके से हम उसकी कीमत चुका सकें। पर राजस्थान में 4-5 किसान आत्महत्या कर चुके हैं इसी चक्कर में। गजेंद्र सिंह का तो पता ही है कि दिल्ली में जाके उसने आत्महत्या कर ली। बताइए अब ये तो इशू आप भी जानते हो अच्छी तरीके से कि जो गजेंद्र सिंह वाला जो इशू है, उसकी पूरी पुलिस की जो रिपोर्ट आई है, गृह विभाग मंत्रालय को वहां पर केंद्र के अंदर भेज दी गई है और वो काफी स्पष्ट है, जिसके अंदर एक एक्सीडेंटल डेथ बताई और जो आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने जिस तरीके से प्रवोक किया, उसे जिस तरीके से चढ़ाया, ये सारी चीजें सामने आई। ठीक है, जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूंगी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में वो भाषण दे रहे हैं वहां पर, वो संवेदनशीलता उनमें नहीं रही कि तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज कराते, शायद उसकी जान बच जाती, शायद वह कुछ, लेकिन वो सब किए बिना वो अपने ही रोटियां सेकने में लगे रहे राजनीतिक। तो ये चीजें गलत है। मैं ये कहती हूँ कि उसे राजस्थान से नहीं जोड़ सकते कि राजस्थान गवर्नमेंट की कहीं इसके अंदर कोई कमी रही। राजस्थान गवर्नमेंट, वो राजस्थान के रहने वाले, हाँ वो बिल्कुल उनका था, सामने आ गई सारी पर किरण जी यही बात आ रही है कि मान लिया कि आप वालों ने किया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन राजस्थान का नाम तो बहुत बदनाम हो गया। नहीं, राजस्थान सरकार राजस्थान कैसे जिम्मेदार नहीं हो सकती। रिसर्जेंट राजस्थान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एवरीबडी नोज कि अभी पूरा अच्छी तरीके से सारे फील्ड के अंदर अच्छा चल रहा है। और रिसर्जेंट राजस्थान में, राजस्थान के अंदर लोग एक सोचते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज़मीन की अवेलेबिलिटी है, कंपैरेटिवली यहाँ स्किल लेबर जो है वो अन्य राज्यों के अंदर से हमारे यहाँ पर सस्ता है। तो राजस्थान के अंदर देश भर से लोग आना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी रिसर्जेंट राजस्थान के जो रोड शोज हो रहे हैं, उन रोड शोज में अभी कलकत्ता में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर थे, बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पर आया। चेन्नई के अंदर हुआ जहाँ पर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर गए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। हैदराबाद के अंदर हमारे क्या लगता है कि इस बार रिसर्जेंट राजस्थान में काफ़ी निवेश के प्रस्ताव आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और देखिए आप, ये कितना अच्छा है कि एक तो होता है, पहले माननीय वसुंधरा जी ने जो रिसर्जेंट राजस्थान किया था वो भी उन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें हमने चाहा था कि हमारे यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान, और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन वो उसका कारण थोड़ा सा ये था कि उसमें हम लोगों को जो सक्सेस हुआ, वो सक्सेस का रेशियो थोड़ा कम था। ओनली इट वाज 32 या 35% अप टू दैट ही था। 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने का पीपीपी मोड प्रस्ताव था, कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। अभी मेट्रो के सेकंड फेज़ का था, उसका भी प्रस्ताव नहीं आया। यहाँ तक कि जयपुर की सफाई को लेकर भी टेंडर जारी हुए थे, उसमें कोई टेंडर भरने वाला नहीं आया। क्या ये लगता नहीं कि राजस्थान को लेकर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या इन्वेस्टर्स में अभी वो पॉजिटिविटी नहीं आई है? पॉजिटिविटी है। फिर क्यों ये सारे टेंडर्स क्यों फेल हो रहे हैं? अब टेंडर्स फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका तो मैं यहाँ पर ये कोई ये नहीं है कि इन्वेस्टर्स क्यों उसके लिए नहीं आ रहे हैं कि कोई टेंडर फेल हो गया इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अलग स्टोरी है कि टेंडर्स के अंदर बहुत सारी और कुछ उनकी होगी। अदरवाइज इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं आने में। जो राजस्थान के लोग जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं वो एक्सपांशन चाहते हैं अपने बिजनेस का। अगर कोई महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है तो वो एक्सपांशन चाह रहा है कि मेरी एक यूनिट राजस्थान में लगे। अगर कोई बैंगलोर में राजस्थानी बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि मेरी एक यूनिट राजस्थान में लगे। तो राजस्थान तो बहुत खुशनसीब है कि हमें इतनी अच्छी मुख्यमंत्री मिली है जो इन्वेस्टर्स को यहाँ लाने में सक्सेस हो रही हैं। राजस्थान में अगर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए राजस्थान में जो इन्वेस्ट करेगा, तो राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राजस्थान की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, और ये सारी चीजें राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। आपसे आखिरी सवाल, उन लोगों, उन महिलाओं के लिए जो गर्मियों में जिन्हें मजबूरन मटके फोड़ना पड़ता है, इस बार क्या उनको इस बार भी मटके फोड़ने पड़ेंगे या इस बार उनके मटके पूरे भरे जाएंगे? नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनके मटके भरें। उसके लिए हमारी जो पेयजल योजनाएं अगर जहाँ चल रही है, उन योजनाओं में अगर कहीं किसी तरीके की त्रुटि है या किसी तरीके की कोई कमी है जिसकी वजह से उनको उन तक पानी नहीं पहुँच रहा है और हमारे पास शिकायत आ रही है, तो हम लोगों ने उस शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर स्टेट लेवल के ऊपर कर रखा है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इस तरीके की व्यवस्था करी है कि वो अपनी शिकायत को हमारे एसई जो है उनके यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक टेलीफोन व्यवस्था है जहाँ पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करेगी और
रिले का इंचार्ज हमने एससीज को बनाया है। इसी तरीके से अगर पीने के पानी का ट्यूबवेल है, हैंडपम्प्स हैं, वो वर्क नहीं कर रहे तो तुरंत वो रिपेयर करना है। अगर कहीं हैंडपम्प ही नहीं है, ट्यूबवेल ही नहीं है, पानी कैसे करें, हम बहुत दूर से ला रहे हैं तो हम टैंकर्स के माध्यम से भी उन्हें सप्लाई करने की। तो हमारी तरफ से पूरा संवेदनशीलता के साथ में पानी के इशू को, क्योंकि ये महिलाओं का इशू है और मैं ये नहीं चाहती कि महिलाएं हमारी दुखी रहे, और महिलाओं को हम लोग पूरी तरीके से पानी के अंदर जहाँ पर जो सुविधा हो सकती है, वो भी समझती इस बात को कि अगर ज़मीन में पानी नहीं है तो किरण जी कैसे पानी को करेंगे, पर हम उसका वाटर ट्रांसपोर्टेशन करके भी उन्हें टैंकर्स पहुँचाएंगे, पर पानी पहुँचाएंगे। यानी कि किरण जी पूरा विश्वास दिला रही है कि इस बार महिलाओं को मटके नहीं फोड़ने पड़ेंगे, उनके पानी की पूरी व्यवस्था होगी। ये थी हमारे साथ राजस्थान की जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।